बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक नए टॉपिक के साथ हैं, साइंस एज अ कोलैबोरेटिव फील्ड। साइंस जो है वो एक कोलैबोरेटिव फील्ड है, यानी एक टीम वर्क है जिसमें दो तीन लोगों ने या हजारों की तादाद में लोगों ने मिलकर काम किया है। कोलैबोरेटिव यानी टीम वर्क। साइंस एज अ कोलैबोरेटिव फील्ड इन विच रिसर्चर्स, जिसमें रिसर्चर्स होते हैं फ्रॉम वेरियस यानी डिफरेंट फील्ड से ताल्लुक रखने वाले लोग मिलते हैं, इकट्ठे होते हैं काम करने के लिए, वर्क टुगेदर, इकट्ठा काम करने के लिए, टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, कॉम्प्लेक्स मुश्किल मसाइल को हल करने के लिए मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले लोग इकट्ठे होकर काम करते हैं और उस मुश्किल को, उस मसाइल को हल करते हैं। तो उसके सबसे जो पहली एग्जांपल हमारे पास है वो है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को समझने से पहले हम एक कुछ चीज यानी समझ लेते हैं, इसका इंट्रो समझ लेते हैं। तो जो हमारा डीएनए है वो नाइट्रोजीनस बेस से बना हुआ है, दो और कंपोनेंट से भी बना हुआ है, लेकिन हम फिलहाल इसको डिस्कस करेंगे। नाइट्रोजीनस बेसिस से बना हुआ है। उसमें सबसे पहले एडेनिन है जिसको हम ए से शो करते हैं। उसके बाद है गुआनिन जिसको हम जी से शो करते हैं। उसके बाद साइटोसिन जिसको हम सी से शो करते हैं। उसके बाद थायामीन। ये चार बेसिस हैं, आपस में मिलती हैं और एक बेस पेयर बनाती हैं। अब जो एडेनिन है ना वो हमेशा टी के साथ मिलेगी, टी यानी थायामीन के साथ मिलेगी। एडेनिन जो है वो हमेशा थायामीन के साथ मिलती है, और जो गुआनिन है वो हमेशा बॉन्ड बनाती है साइटोसिन के साथ। इसको याद रखने का आसान तरीका है जीसी कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज जो बॉयज का होता है, जीसी कॉलेज, उससे याद रख सकते हैं कि जो जी है वो हमेशा सी के साथ मिलेगा और बाकी जो दो बच गई हैं ए और टी वो आपस में मिलेगा। जैसे मैंने कहा कि ए जो है वो हमेशा टी के साथ बॉन्ड बनाएगा, जी जो है वो सी के साथ, टी जो है वो ए के साथ, सी जी ए टी जी सी। ए यानी एडेनिन थायामीन के साथ, गुआनिन साइटोसिन के साथ, इस तरह ये रिपीट होता रहेगा। मैंने यहाँ पे आपको बेस पेयर बनाकर दिए हैं 1 2 3 4 5 6। हमारे डीएनए में 3 बिलियन बेस पेयर्स होते हैं। हमारे डीएनए में 3 बिलियन बेस पेयर्स होते हैं। इसी तरह चलते रहते हैं और 3 बिलियन बेस पेयर्स बनाते हैं। तो अब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में क्या किया गया कि एक एम रखा गया, यानी एक मकसद रखा गया, एम्ड टू सीक्वेंस एंड मैप the entire human genome। एम रखा गया, मकसद रखा गया कि हमने सीक्वेंस बनाना है, हमने मैप बनाना है ह्यूमन जीनोम का। अब यानी मैप बनाने से क्या मुराद, उनके मतलब बनाने से मुराद ये कि हम जो पहला बेस पेयर है, यानी उन्होंने अब एक मैप बनाया, उन्होंने एक सीक्वेंस बनाना शुरू किया। उन्होंने देखा डीएनए में कि जो सबसे पहला बेस पेयर है वो एडेनिन है, और जो एडेनिन है वो थायामीन के साथ मिल रहा है। दूसरा जो है वो जी है जो सी के साथ मिल रहा है। उसके बाद इन्होंने शफल कर लिया, ए और टी जो थर्ड पर आ गए हैं उन्होंने खुद को शफल कर लिया, यानी थायामीन अब मिल रहा है एडेनिन के साथ, या फिर थायामीन जो है वो लेफ्ट साइड पे आ गया है और एडेनिन जो है वो राइट साइड के पे ऊपर आ गया। इस तरह इसका मतलब 300 बिलियन बेस पेयर्स का सीक्वेंस बनाया गया इस प्रोजेक्ट में। इनका ये मकसद था। अब मकसद तो उन्होंने पूरा कर लिया। अब में सवाल होगा कि अगर मकसद पूरा कर लिया तो ठीक है, अब हमें क्या इससे फायदा, मतलब सीक्वेंस बन गया तो इसकी हमें एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि फायदा क्या हुआ। इमेजिन कर ले जैसे कि हम यहाँ पे जी ए, और यहाँ पे हम इसको थोड़ा शफल कर लेते हैं अपनी आसानी के लिए समझाना है आपको। जी और सी ले लेते हैं, जी ए जी। अगर इमेजिन कर ले जी ए जी जो है, यहाँ पे जो ए है वो खुद को शफल कर ले, यानी डीएनए में एक मसला क्रिएट हो जाता है जिसे हम कहते हैं कि डिसऑर्डर क्रिएट कर लेता है खुद को, मतलब शफल कर लेता है। इधर टी आ जाता है और इधर ए आ जाता है। ए यानी खुद को शफल कर लिया, ए टी के बजाय टी ए हो गया। तो हमारा जो रेड ब्लड सेल है जो स्फेरिकल शेप में होता है, वो इस शक्ल में आ जाएगा।
जिसको हम चांद इजीली कहते हैं, लेकिन हमारी बायो में इसको सिकल सेल कहते हैं। एक स्फेरिकल शेप, रेड ब्लड सेल का स्फेरिकल शेप सिकल सेल में चला जाता है, जिससे इंसान को, जिससे बंदे को, जिससे ह्यूमन को, ऑर्गेनिज्म को सांस लेने में मसला होता है। तो वो जो इन्होंने ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट बनाया होगा, जिन्होंने ये सीक्वेंस बनाया होगा, वो देखेंगे कि अच्छा इसका जो है ना, ये जो यहाँ जो पेयर है वो शफल हो गया, वो चेंज हो गया, TA हो गया, जबकि इसको AT होना चाहिए था। तो ये एक सीक्वेंस था, बनाया उन्होंने, एक प्रोजेक्ट था। इसमें अब डिफरेंट रिसर्चर्स थे, जैसे हमने कहा कि ये कोलैबोरेटिव फील्ड है और इसमें डिफरेंट रिसर्चर्स थे। सो जो पहला रिसर्चर थे वो है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से ताल्लुक रखने वाले, जिन्होंने मॉलिक्यूल्स की स्टडी की हुई थी। उसके बाद हमारे पास जेनेटिक्स, जिन्होंने जीन्स की स्टडी की हुई थी। इंफॉर्मेटिक्स, जिन्होंने हमेशा इंफॉर्मेशन रखी हुई थी इंसानों के मुताबिक। उसके बाद कंप्यूटर साइंस, जिसको हम आम जुबान में CS कहते हैं, किया हुआ था। इन डिफरेंट फील्ड, इन डिफरेंट शोबों से ताल्लुक रखने वालों ने मिलकर काम किया और एक हल निकाला ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट लेकर के। जो मसले खड़े हो रहे हैं वो किस तरह हो रहे हैं, सीक्वेंस चेंज होने की वजह से हो रहा है, शफल होने की वजह से हो रहा है, वो उन्होंने यहाँ पे डिस्कस किया, इस प्रोजेक्ट में डिस्कस किया। अब ये जो प्रोजेक्ट है ना, ये 1990 से स्टार्ट हुआ और 2003 में जाके ये प्रोजेक्ट खत्म हो गया। तो ये एक ऐसा प्रोजेक्ट था जो 1990 से 2003 में खत्म हुआ। उसके बाद है हमारे पास क्लाइमेट चेंज रिसर्च। इसमें जो सबसे पहले रिसर्चर आते हैं वो है एटमॉस्फेरिक साइंस, जिन्होंने स्टडी की हुई है, जिन्होंने एटमॉस्फेयर के मतलब स्टडी की हुई है। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं इकोलॉजी। आपको पहले ही बताया था, स्टडी ऑफ इकोसिस्टम एंड देयर रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स। उसके बाद इकोनॉमिक्स, और उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी जो है वो है स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड ह्यूमन बिहेवियर। क्लाइमेट चेंज रिसर्चर्स में जो रिसर्चर्स आ रहे हैं वो है हमारे पास एटमॉस्फेरिक साइंस, इकोलॉजी, इकोनॉमिक्स एंड सोशियोलॉजी। एग्जाम्पल ले लें एटमॉस्फेरिक साइंस, जैसे कि एटमॉस्फेरिक साइंस जिन्होंने एटमॉस्फेयर के मतलब स्टडी किया हुआ है। मान लें कि एक जगह पर मतलब तेज हवा चलना स्टार्ट हो गई है, तो ये हमें बताएंगे कि मतलब चलना स्टार्ट होने से पहले जिस तरह हमें मौसमी हालात बताए जाते हैं कि यहाँ पे हवा तेज होने लगी है, यहाँ पे बारिश होने लगी है, तो वो जो भी हमें बताते हैं वो हमें एटमॉस्फेरिक साइंस बताते हैं, जिन्होंने एटमॉस्फेयर से मतलब पढ़ा होता है। उसके बाद इकोलॉजी, स्टडी ऑफ इकोसिस्टम। स्टडी ऑफ इकोसिस्टम जिन्हें पता होगा, स्टडी ऑफ इकोसिस्टम जिन्हें पता होगा कि ये जो जानवर है ये इस तेज हवा को बर्दाश्त कर लेगा, इसको बेयर कर लेगा, इसके अंदर मतलब इस खुद को टैकल कर लेगा, यानी इसके अंदर खुद को अडॉप्ट कर लेगा। लेकिन ये जो जानवर हैं या ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं या ये जो चीजें हैं, ये खुद को इस एनवायरनमेंट में नहीं कर पाएंगे, तो इन्हें हमें इस जगह से दूसरी जगह पे ले जाना पड़ेगा। तो जिन्होंने इकोलॉजी की होगी वो हमें बताएंगे, और जिन्होंने इकोनॉमिक्स की होगी स्टडी, इकोनॉमिक्स यानी इकोनॉमिक, और इकोनॉमिक यानी स्टडी टू रिलेटेड टू मनी, वो हमें बताएंगे कि अगर ये जानवर मर जाते हैं इस तेज हवा की वजह से, इस आंधी की वजह से, इस फ्लूड की वजह से या इस कहत की वजह से, तो हमें नुकसान हो सकता है, या हमें इससे हो सकता है नुकसान तो बहुत कम हो सकता है। तो वो हमें जो बताएंगे वो हमें इकोनॉमिक्स जिन्होंने ये स्टडी की होगी। उसके बाद हमारे पास सोशियोलॉजी, जिन्होंने एक स्टडी की है, स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड ह्यूमन बिहेवियर। सोसाइटी को स्टडी किया होगा, सोसाइटी में यानी ह्यूमन ही आ जाते हैं, सीधी सीधी सी बात, इन्होंने ह्यूमन की बिहेवियर को स्टडी किया होगा। अब एक ऐसी जगह है जहाँ मतलब बहुत सारे गरीब लोग रहते हैं और वहाँ पे हर रोज मतलब तबाही बर्बादी हो रही है, और वो वहां पे जाएंगे और लोगों को मतलब बताएंगे कि अगर तेज हवा चलती है तो आपने इस तरह का कंडीशन करनी है, इस तरह के काम करने के आप
खुद को महफूज कर सकते हैं। अगर मतलब फ्लूड आता है, यानी उसे क्या कहते हैं, सैलाब आता है, तो आपने इस तरह खुद को संभालना है। और मान लें कि अगर वो किसी को मशवरा दे रहे हैं, तो जरूरी तो नहीं कि वो उस पर अमल करना शुरू कर देंगे। तो उनको पता होगा कि अगर ये शख्स मुझ पे गुस्सा करेगा तो मुझे इसको किस तरह संभालना है, यानी उससे पता होगा, ह्यूमन बिहेवियर का पता होगा कि ये गुस्सा करेगा मुझ पे, तो मुझे इसको किस तरह कूल डाउन करना है, वो भी इसने स्टडी किया होगा। तो डिफरेंट रिसर्चर्स जब क्लाइमेट में चेंज आता है तो हमें वो बताते हैं कि आप इस तरह के इकदाम लें, इस तरह के कदम उठाएं, तो हमें मतलब फायदा भी होगा, थोड़ा कम नुकसान होगा, और ना ही ज्यादा मतलब हमारा नुकसान होगा इसमें, और कुछ कुछ फायदा भी होगा। तो ये हमारे पास है क्लाइमेट चेंज रिसर्चर। इसके बाद है हमारे पास मेडिकल रिसर्च। तो इसमें मुख्तलिफ शोबों से तल्लुक रखने वाले लोग मुख्तलिफ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो इसमें हम एक प्रॉब्लम ले लेते हैं, वो है कैंसर। कैंसर का इशू जो है उसको रिसर्चर्स ने, मेडिकल के जो रिसर्चर्स हैं, उन्होंने इसके मतलब स्टडी किया। अब जो रिसर्चर्स थे वो हम देख लेते हैं कि कौन कौन से थे। तो जो पहले थे वो है ऑन्कोलॉजिस्ट। ऑन्कोलॉजिस्ट जो कैंसर कंसल्ट होते हैं, कंसल्ट यानी मशवरे कर रहे होते हैं, कैंसर के मतलब कि इसको कैंसर हो गया, किस तरह ट्रीट करना है, क्या थेरेपी देनी है, क्या मेडिसिन देनी है, और किस तरह इसको हमने रिकवर करना है। तो वो जो ऑन्कोलॉजिस्ट होते हैं वो करते हैं। उसके बाद दूसरे हमारे पास आ जाता है बायोलॉजिस्ट, जिन्होंने बायो के मतलब स्टडी किया हुआ है। उसके बाद हमारे पास बायोकेमिस्ट, जिन्होंने बायो के साथ साथ केमिस्ट्री की स्टडी की होती है, वो भी इसमें अपना हिस्सा डालते हैं। इसमें हमें वो बताते हैं कि यानी हमारे ना कैंसर के सिम्टम्स अपीयर होने से पहले हमें बता देते हैं कि इनको कैंसर होने लगा है, तो आप इनको इस तरह की मेडिसिन दें, इस तरह इनको रोकें, मतलब इस कैंसर को इस तरह रोकें। और हमें ये भी साथ साथ बताते हैं कि इनको ना इस तरह की थेरेपी दी जाए जिससे ये रिकवर हो जाए, और अगर आपने ये वाली इनको थेरेपी दी तो इनको ये साइड इफेक्ट खड़ा हो सकता है। तो बायोकेमिस्ट इसमें ये रोल अदा करते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं जेनेटिक्स, जिन्होंने जीन्स की स्टडी की होती है। उसके बाद हमारे पास 5वें नंबर पे फार्माकोलॉजिस्ट, जिन्होंने फार्मेसी की मतलब स्टडी की होती है। अगर किसी को कैंसर हो गया तो मुकम्मल तौर पे तो खत्म करने के जो चांसेस होते हैं वो कम ही होते हैं, लेकिन हमें वो कुछ इस तरह की फार्मेसी यानी इस तरह की मेडिसिन देंगे जो उसको मजीद बढ़ने से कम मतलब बढ़ने से रोक देगा। तो फार्माकोलॉजिस्ट भी इसमें अपनी मेडिसिन के मतलब हमें गाइड करते हैं। उसके बाद हमारे पास 6ठे नंबर पे आ जाते हैं स्टैटिशियंस। स्टैटिशियंस यानी आप इसको सामने साथ ले लें स्टैटिक्स, जिन्होंने स्टैटिक्स कहते हैं, जो डाटा को एनालाइज करते हैं। डाटा को एनालाइज करके हमें बताएंगे कि इस शख्स के पास इतना जस्ट वक्त रह गया है जिंदा रहने के लिए। वो हमें मतलब डाटा को एनालाइज करके बताएंगे कि अगर ये वाली इसको थेरेपी दी गई तो नुकसान खड़ा हो सकता है, अगर आप ये वाली थेरेपी दे भी देते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो वो हमें मतलब हमारे डाटा, हमारे जो रिजल्ट होते हैं या फिर जो हमारे टेस्ट होते हैं उसको स्टडी करके, उसको एनालाइज करके, उसको इंटरप्रेट यानी डिटेल में जाके मतलब देखते हैं, उसको पढ़ते हैं, उसको समझते हैं, और फिर हमें बताते हैं कि इनको इस तरह की थेरेपीज दी जाए, इस तरह की मेडिसिन दी जाए, और इस तरह की ट्रीटमेंट से इनको ठीक किया जाए, और इनके पास सिर्फ इतना वक्त रह चुका है या फिर ये रिकवर हो सकते हैं। तो वो सब कुछ उनके टेस्ट के ऊपर, उनके एनालाइज के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये हमारे पास है मेडिकल रिसर्च। अब आगे चल, इसके बाद है हमारे पास रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे हम आम जुबान में एआई कहते हैं। अब इसमें जो मुख्तलिफ वेरियस से जो फील्ड से रिसर्चर्स जो इन्वॉल्व थे वो हम देखते हैं। जो पहले थे वो हमारे पास है कंप्यूटर साइंस, उसके बाद इंजीनियरिंग, उसके बाद मैथमेटिक्स। अब इसमें मैथमेटिक्स का क्या रोल है वो हम थोड़ा डिटेल में जाके सर्च करते हैं। मैथमेटिक्स जो है उसमें एक आप आम एग्जांपल ले लें, लीनियर अलजबरा आपने पढ़ा होगा। वो जो अलजबरा है ना, जिन्होंने मतलब मैथमेटिक्स होगा उन्होंने लीनियर अलजबरा पढ़ा होगा, तो वो हमारी इन्वॉल्व क्या करता है, उसमें रोल अदा करता है विजन का। रिपोर्ट्स को जब बनाया जाता है, जो उन्होंने देखना होता है, जो विजन का जो ताल्लुक होता है ना, वो लीनियर अलजबरा से भी थोड़ा बहुत रिलेट करता है। तो मैथमेटिक्स जिन्होंने स्टडी की होगी वो हमें बताएंगे कि इस तरह का लाइक हम आपने मतलब इसको सेट करना है, इसका विजन इस तरह ठीक होगा।
और एक उनका होता है ग्राफ, इसमें स्टडी किया जाता है। तो रोबोट्स को किसी तरह मतलब जब उनको बनाया जा रहा होगा तो बताया जा रहा होगा कि इस तरह का ग्राफ तुमने ज़हन में बनाना है और जो बेस्ट रूट होगा तुमने वो चूज करना है। तो मैथमेटिक्स का भी इसमें रोल होता है। इसके बाद है हमारे पास न्यूरो साइंस, जिन्होंने न्यूरॉन्स के मतलब स्टडी किया होता है। इन्होंने न्यूरो मतलब जो न्यूरोलॉजिस्ट है और जो कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग है, ये मिलकर इन्होंने एक चिप बनाई है, न्यूरोमॉर्फिक चिप। न्यूरोमॉर्फिक चिप जो एक न्यूरोमॉर्फिक चिप जो बिल्कुल एक न्यूरॉन की तरह काम करती है। यानी हमारे जिस तरह न्यूरॉन्स है ना, वो हमारे ब्रेन मैसेजेस होते हैं कि ये काम करें और ये काम ना करें, इससे आपको फायदा नुकसान। या फिर जब आपने कोई गर्म चीज को पकड़ा तो वो मैसेज आता है कि ये गर्म है, आप इसको हाथ उठा लें। तो वो जो एक मैसेजेस होते हैं हमारे ब्रेन में जो चल रहे होते हैं, वो न्यूरॉन्स होते हैं। तो जो रोबोट्स है उसके अंदर मैसेजेस तो ब्रेन की तरह एक इंसान की तरह तो नहीं हो सकते, तो उनके अंदर एक चिप बनाई जाती है, न्यूरोमॉर्फिक चिप। तो ये जो चिप बनाई गई है, न्यूरो साइंस में भी इसने रोल अदा किया कि इस तरह आपने चिप बनानी है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है साइकोलॉजी, जिन्होंने इंसान के ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी किया होता है, उसे कहते हैं साइकोलॉजिस्ट। जैसे कि मान ले कि आपके घर में एक रोबोट है, ठीक है, और आप अफसुर्दा हैं या फिर आप खुश हैं, तो उसको किस तरह पता चलेगा? वो आपके फेस एक्सप्रेशन को देख के गेस करेगा कि ये खुश है या ये नाराज है, तो मुझे इस तरह का रिएक्ट देना है। तो साइकोलॉजिस्ट इसमें भी रोल अदा करते हैं कि हम रोबोट्स को सिखाते हैं कि अगर इंसान का मूड इस तरह है, उसका बिहेवियर इस तरह है, तो तुमने इस तरह का रिएक्ट देना है। तो ये डिफरेंट रिसर्चर्स मिलकर रोबोट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अपना रोल अदा कर रहे हैं, जिससे बहुत सारी एडवांसमेंट भी आई है। जैसे कि रोबोट्स एडवांसमेंट बहुत आई है। एडवांसमेंट में जो सबसे पहले ही है वो है रोबोट आ रहे हैं, जो सबसे अहम बात है। उसके बाद ऑटोनोमियस व्हीकल्स आ रहे हैं। ऑटोनोमियस व्हीकल्स जो खुद चल रहे हैं, यानी हमें चलाने नहीं पड़ रहा, हमने जस्ट उनको हुक्म देना है कि आपने लेफ्ट टर्न करना है, राइट टर्न करना है, सीधे चलते रहें। इस तरह के व्हीकल्स आ रहे हैं। नेचुरल लैंग्वेजेस प्रोसेसेस चल रहे हैं सीन। तो इस तरह इस स्टडी से बहुत सारी एडवांसमेंट भी क्रिएट हो रही है वर्ल्ड में। इसके लास्ट हमारे पास जो फील्ड है वो है स्पेस एक्सप्लोरेशन। इसमें जो डिफरेंट रिसर्चर्स हैं वो हम डिस्कस करते हैं। तो पहले जो है वो है एस्ट्रोफिजिक्स, जिन्होंने स्टडी की हुई है, स्टडी ऑफ यूनिवर्स की जिन्होंने स्टडी की हुई है वो होते हैं एस्ट्रोफिजिक्स। उसके बाद हमारे पास प्लानेटरी साइंस, जिन्होंने स्टडी की हुई है स्टडी ऑफ प्लैनेट्स। उसके बाद है हमारे पास इंजीनियरिंग, जिन्होंने की हुई है, और जो बायोलॉजिस्ट है वो भी इसमें अपना रोल अदा करते हैं। इसकी आप एग्जांपल ले लें नासा, जो आजकल बहुत फेमस चल रहा है, नासा और आईएसएस। ये जो काम हो रहा है, ये जो प्रोजेक्ट है, इसमें ये डिफरेंट फील्ड से ताल्लुक रखने वाले अपने रोल अदा कर रहे हैं। तो ये आज का लेक्चर था, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। खुदा हाफिज।